हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन मानी शंकु परछेद का एक नया टॉपिक होगा, दीर्घवृत्त मानी इलिप्स पढ़ेंगे। इसमें एक पूरा एक्सरसाइज है 11.3, इसको आपको पूरा आज पढ़ना है, पूरा एकदम पढ़ना है। ठीक, इसकी सारी बेसिक चीजें पढ़नी है और एक्सरसाइज के सारे प्रश्न भी हल करने हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वाले क्लास में परवलय कंप्लीट करवाया था, मानी पैराबोला हमने पूरा कंप्लीट करवाया था। एक्सरसाइज 11.2 पूरा एकदम एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करवाया था, वहां से सारी बेसिक चीजें भी पढ़ाई थी। और अगर अब तक आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के उसको आप एक बार जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि पैराबोला हम बहुत जगह पे ऐसी जगह पे यूज करेंगे जो हमने अब तक कुछ पढ़ रखे हैं और कुछ आगे वाली क्लासों में भी आपको ये पढ़ना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो इसलिए आप जरूर आई बटन दबा के कंप्लीट कर लें। और इसके बाद आज जो आपको पढ़ना है दीर्घवृत्त मानी इलिप्स पढ़ना है। इसके बारे में देखो समझें क्या होता है इलिप्स और इसके क्या फॉर्मूले हैं, इसमें क्या क्या आपको कवर करना है, इसके एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को हल करना है, पूरा एकदम एक एक करके सारे कंप्लीट करना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पूरे सवाल क्लियर हो जाएं। और तो स्टार्ट कर दें भाई। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और स्टार्ट करते हैं दीर्घवृत्त के सारी समस्याओं से संबंधी। पहले हम उस पर जो आपकी बेसिक चीजें हैं, दीर्घवृत्त की परिभाषा भी बताएंगे, दीर्घवृत्त कैसे बनेगा वो सारी बातें बताएंगे और इसके फॉर्मूले बताएंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए बच्चों, हमें आपको बताना है कि दीर्घवृत्त किस प्रकार से बनता है। यहां समझें कि अगर कोई आपका ये दोहरा शंकु है और इस दोहरे शंकु को, ये है आपका दोहरा शंकु, किसी भी समतल से इसको परिच्छेद करवा दिया जाए। और किस प्रकार परिच्छेद करवाया जाए, देखो ध्यान दें, ये आपका कोई एक समतल है और इस समतल के द्वारा इसको अगर हम परिच्छेद करवा दें तो किस प्रकार परिच्छेद करवाएं, इस प्रकार ये परिच्छेद करवाएं कि ये आपका देखो इस तरीके से ये ऐसे परिच्छेद करवा दें इस तरीके से। ठीक, इसमें हम सीधा इसको अगर इंसर्ट कर दें तो ये सीधा एक सेक्शन कटिंग इसकी कट जाएगी। और ये यहां पर कटने के बाद देखो किस प्रकार कटें, जो ध्यान दें, ये आपका है अर्ध शीर्ष कोण, इसको कहेंगे अल्फा। और ये आपका है, इसको कहेंगे, देखो ये क्या है, ये है आपका शंकु का अक्ष। और शंकु का अक्ष और समतल का अक्ष, ये आपका बीच का कोण कितना है, बीटा है। और ये इस प्रकार परिच्छेद हो जाए कि अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर आपको एक ऊपर की तरफ ये आपकी आकृति यहां पर बनेगी। इस आकृति को क्या कहेंगे, हम दीर्घवृत्त कहेंगे। ठीक, दीर्घवृत्त आकृति जो होती है वो अंडाकार आकृति होती है, ऐसे समझें। ठीक है, उसका एक साइज बड़ा होता है, जैसे वृत्त की बात करते हैं ना, तो वृत्त में क्या होता है, देखो यहां वृत्त की बात करें और दोनों को कंपेयरिंग करके आपको बताएं। जैसे वृत्त की बात करें तो वृत्त में क्या होता है, ये यहां से देखो ये त्रिज्याएं आपकी बराबर होती हैं, है ना। और यहां पर अगर दीर्घवृत्त की बात करें तो दीर्घवृत्त की आकृति देखो ऐसी बनानी है, यहां पर ये एक अक्ष बड़ा बनाना होता है, एक अक्ष छोटा बनाना होता है। ठीक है, तो ये दीर्घवृत्त की आकृति बन जाएगी कब, जबकि इस समतल से इस प्रकार ये शंकु काटा जाए कि अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, इस प्रकार से काटा जाए, तो यहां पर आपका ये आकृति बनेगी। उसको क्या कहेंगे हम, वृत्त, ये दीर्घवृत्त कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए दीर्घवृत्त की तो बात ये कटिंग काटने की बात हो गई कि कैसे सेक्शन कटिंग इसकी काटेंगे और इसके बाद ये आपका दीर्घवृत्त बनेगा। तो अब देखते हैं दीर्घवृत्त की परिभाषा। देखो यहां लिख दें दीर्घवृत्त की परिभाषा, समझें बात ध्यान से। दीर्घवृत्त की क्या परिभाषा है, कैसे इसको परिभाषित करेंगे। कोई एक बिंदु लें, ये है आपका कोई एक P बिंदु, इसके निर्देशांक लिख दें x, y। और ये है कोई एक स्थिर बिंदु, इसको हम लिख दें s। ठीक, इस P बिंदु को देखो, ये P बिंदु जो है इसका बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त कहलाता है। इस P बिंदु का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त कहलाता है यदि इस P बिंदु की इस स्थिर बिंदु से दूरी और इस P बिंदु की इस स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात सदैव नियत रहे तो। मतलब ये आपका देखो ध्यान दें, ये
चर बिंदु से इस स्थिर बिंदु की दूरी और इस चर बिंदु से इस स्थिर रेखा की दूरी का जो अनुपात होता है वो सदैव स्थिर रहे, मतलब सीधा सीधा PS है वो PM के अनुपात में अगर लिख दिया जाए तो वो सदैव एक नियत राशि आती है। उस नियत राशि को हम कहते हैं ई से डिनोट करते हैं। कैसे? ई से डिनोट करते हैं, मानी ई को हम कहेंगे उत्केंद्रता, जिसका कि मान सदैव 1 से कम रहेगा। ठीक, इस P बिंदु का जो बिंदु पथ होगा वो वास्तव में क्या कहलाएगा? दीर्घवृत्त कहलाएगा। ठीक, देखो दीर्घवृत्त बना के हम दिखाएं, कैसे बनाएंगे। अगर हम इसी को यहां पर चलिए यहां अलग से बना दें, दीर्घवृत्त देखो हम ऐसे बनाएंगे, देखो ध्यान से समझें, ये है आपका कोई एक दीर्घवृत्त, ये ठीक, ये देखो आकृति क्या कहलाएगी? दीर्घवृत्त की आकृति है। यहां पर हमने बताया कोई ये P बिंदु देखो है x, y और यहां पर देखो ये स्थिर बिंदु है, इसको कहेंगे हम S और इस स्थिर बिंदु को हम कहते हैं नाभि। क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। और एक स्थिर रेखा होती है, इस स्थिर रेखा को हम कहते हैं नियता। इसको क्या कहते हैं? नियता कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये PS, अगर P से S को मिला दें तो ये दूरी हो गई PS और ये दूरी हो गई PM। तो PS और PM का जो अनुपात होता है वो सदैव E के बराबर होता है और E का मान कितना होता है? 1 से कम होता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद देखो एक बात और समझनी है कि यहां पर दीर्घवृत्त की 2 नाभियां होती हैं, एक नाभि ये है और एक नाभि यहां पर S डैश करके लिख देते हैं। ठीक, इसी प्रकार 2 नियता देखो, एक नियता यहां है, एक नियता यहां भी आपको बनानी है, ये एक नियता इधर बना दें, ये एक नियता है। देखो 2 नियताएं आपको लिखनी है। कितनी? 2 नियताएं, एक नियता ये है, एक नियता ये है। ठीक, अच्छा, इसके बाद 2 नाभियां हैं, एक नाभि तो हम यहां कहेंगे AE, 0 इसको कहेंगे, एक दूसरी नाभि है इसको कहेंगे -AE, 0। ठीक, AE, 0 और -AE, 0 ये नियता है, इसको कहेंगे x बराबर A/E और इस नियता को कहेंगे x बराबर -A/E। ठीक है, यहां पर 2 नाभियां हमने बताई, 2 नियताएं बताई, 2 शीर्ष देखो ध्यान दें, ये आपके कहलाते हैं शीर्ष। इसको हम A लिख दें, यहां पर A डैश लिख दें तो A और A डैश इसके शीर्ष कहलाते हैं। और इस शीर्ष के निर्देशांक होते हैं देखो कितने? A, 0 और इस शीर्ष के निर्देशांक होते हैं -A, 0। ठीक, तो यहां पर देखो समझना है दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। सबसे पहले देखो दीर्घवृत्त का समीकरण समझना है। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है आपको लिखना है x² + y² बराबर में 1। ठीक, ये वास्तव में दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। इस दीर्घवृत्त के समीकरण के लिए आपको समझना है क्या क्या बातें। देखो सबसे पहले इसका केंद्र कहां पर होता है? इसका केंद्र होता है मूल बिंदु पर 0,0। ये देखो इसका केंद्र कहलाएगा ये वाला। ठीक, इसके शीर्ष कितने लिखने हैं? देखो इसके शीर्ष लिखने होते हैं, शीर्ष कितने? +-A,0 मानी A,0 और -A,0 से ये यहां पर चित्र में डिनोट है, ये इसके शीर्ष कहलाएंगे। तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है इसकी नाभियां कितनी होती हैं? 2 नाभियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपको लिखना है? +-AE, 0। ध्यान दें, एक्स अक्ष पर इसकी दोनों नाभियों को लिखना है AE, 0 और -AE, 0। और इसके बाद में आपको लिखना है नियताओं के समीकरण। नियताएं क्या हैं देखो ध्यान दें, नियताओं के समीकरण आपको लिखना है x बराबर +-A/E। ठीक, ये एक नियता होती है x बराबर A/E और इस नियता को कहते हैं x बराबर -A/E। तो यहां पर दोनों नियताओं को लिखेंगे x बराबर +-A/E। नियताओं के बाद अब आपको समझना है दीर्घाक्ष। क्या लिखना है? दीर्घाक्ष। तो दीर्घाक्ष बराबर होता है 2a। देखो ध्यान दें, यहां पर समझो दीर्घाक्ष को यहां से यहां तक कहेंगे, यहां से यहां तक देखो ये आपका अर्ध दीर्घाक्ष है, आधा दीर्घाक्ष। मतलब O से A तक A दूरी कहलाएगी और O से A' तक ये भी A दूरी कहलाएगी। तो पूरी A से A' तक की दूरी को क्या कहेंगे? दीर्घाक्ष मानी 2a कहेंगे। ठीक,
इसी प्रकार यहां से देखो ये आपका बी से बी डैश तक की दूरी को लघु अक्ष कहेंगे, इसको यहां से यहां तक बी कहते हैं, और ये आपका बी है तो बी और बी मिला के 2b हो जाएगा, इसको कहेंगे लघु अक्ष। लघु अक्ष बराबर कितना लिखना है 2b, ठीक, दीर्घाक्ष बराबर 2a, लघु अक्ष बराबर 2b। और इसके बाद में आपको अब लिखना है, देखो कितना क्या लिखना है, नाभियों के बीच की दूरी लिख लें। देखो नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी लिखनी है। देखो ध्यान दें, एक नाभि है AE, 0, तो यहां से यहां तक की दूरी AE और यहां से यहां तक की दूरी AE, तो दोनों नाभियों के बीच की दूरी आपको लिखनी है 2AE, ठीक। और इसके बाद दोनों नियताओं के बीच की दूरी कितनी लिखनी है, देखो लिख दें नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी बराबर में इसको लिखना है 2a/e, 2a/e, ठीक, ये है नियताओं के बीच की दूरी। और इसके बाद में अब आपको क्या करना होता है, देखो एक बात और लिख दें, इसकी उत्केंद्रता कितनी होती है, उत्केंद्रता बराबर होती है ई से इसको डिनोट करते हैं, और ई बराबर होता है √1 - b²/a², ठीक। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, उत्केंद्रता ई बराबर √1 - b²/a², ये इसकी उत्केंद्रता होती है। और क्या लिखना है, देखो नाभिलंब और लिख ले, नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है 2b²/a लिखना है। तो ध्यान दें, नाभिलंब होता क्या है, नाभि से होकर जाने वाली रेखा जो एक्स अक्ष पर लंब खींच दी जाए उसको हम कहते हैं क्या, नाभिलंब। नाभि से होकर जाने वाली जीवा को नाभिलंब जीवा कहते हैं, लेकिन याद रखना है कि एक्स अक्ष पर ये लंब हो तभी हम इसको नाभिलंब जीवा कहेंगे, और उसकी लंबाई आपको याद रखनी है कितनी, 2b²/a लिखना है। नाभिलंब की लंबाई 2b²/a, ठीक है। और क्या है, मेरे ख्याल से अब इतना ही आपको यहां पर कवर करना है, 1 2 3 4। इसके बाद ये है 5वां पॉइंट, ये 6वां पॉइंट है, ये आपका 7वां पॉइंट है, ये आपका 8वां पॉइंट है, और इसके बाद ये है आपका 9वां पॉइंट, और ये आपका 10 पॉइंट, ठीक। 10 पॉइंट लगभग यहां पर आपके हमने बताए। इन पर सारे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे जो भी स्थिति पूछी जाएगी वो आपको प्रश्न में दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। तो ये तो आपको देखो हमने बताया कि दीर्घवृत्त का एक रूप बताया जिसमें आपको इतनी बातें सीखनी है। पहला रूप है जो है x² + y² + b² = 1 वाला जो रूप है, उसमें देखो ध्यान दें, यहां से यहां तक ये दूरी आपकी a कहलाती है, ये यहां से यहां तक ये देखो a है, इसलिए ये पूरी दूरी 2a हो जाएगी, मानी दीर्घाक्ष की लंबाई 2a। और इसी प्रकार ये b है और ये भी b है, तो लघु अक्ष की लंबाई 2b कहलाती है, ठीक। बाकी सारी चीजें हमने लिख दी हैं। अब देखिए एक दूसरा रूप हम आपको और बताएंगे दीर्घवृत्त का। यहां पर देखो इसको रब कर देते हैं, और इसके बाद में अगर हम ऐसे लिखें, देखो ध्यान दें, यहां पर क्या स्थिति थी, पहली वाली स्थिति ये थी कि a का मान बड़ा था, b का मान छोटा था। और यदि ऐसा हो जाए, देखो ध्यान दें, ऐसा हो जाए कि x² / a² + y² / b² बराबर 1 हो तो वही, लेकिन a का मान छोटा हो और b का मान बड़ा हो, यदि ऐसा हो जाए तो ये सारे फॉर्मूले आपके बदल जाएंगे। देखो चित्र कैसे बनाओगे आप, चित्र इस प्रकार बनाना है। देखो ध्यान दें, यहां पर ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, लेकिन ये आपका देखो a हो गया छोटा, b हो गया बड़ा, तो अब आपको यहां पर देखो बड़ा, ये ऊपर की ओर ये आपका, ठीक, ये हमें y अक्ष के अनुदिश इसको बनाना है, इसका अक्ष, ठीक है। तो ये आपका देखो ऊपर वाला ये हिस्सा जो हमने पहले x अक्ष पर लंबा बनाया था, वो अब y अक्ष पर लंबाई में बनाना है, ठीक, इस तरीके से। और ये आपका केंद्र तो वही है, देखो 0,0, केंद्र वही 0,0, लेकिन यहां पर अब a और b की स्थिति देखो कुछ बदल गई है, a हमारा हो गया है छोटा और b हो गया है बड़ा, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पहले नंबर पे हमने क्या लिखा है, केंद्र, तो केंद्र तो वही लिखना है, केंद्र बराबर कितना 0,0। इसके बाद दूसरा नंबर हमारा जो शीर्ष था वो देखो कितना हो गया, शीर्ष हम यहां लिखेंगे, शीर्ष कितना
देखो ध्यान दें, ये आपका शीर्ष हो जाएगा, है ना। तो 0 कॉमा पहले आपका था प्लस माइनस a कॉमा 0, तो अब हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस b। ये हो जाएगा 0 कॉमा b और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस b। तो दोनों को एक साथ लिख दें 0 कॉमा प्लस माइनस b, ये शीर्ष हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका देखो, यहां पर हमने तीसरा पॉइंट क्या लिखा था, नाभियां। तो यहां पर देखो नाभियां, ये एक नाभि यहां पर बनानी है, एक नाभि यहां पर बनानी है। इसको लिख दें S और इसको लिख दें S डैश। ये नाभि हो जाएगी देखो 0 कॉमा BE और यहां इसको लिख दें 0 कॉमा माइनस BE। तो दोनों को एक साथ लिख दें तो यहां देखो नाभियां कितनी लिखेंगे, नाभियां लिखेंगे 0 कॉमा प्लस माइनस BE। ये आपकी नाभियां हो जाएंगी। ठीक, नाभियों के बाद में अब आपको पढ़ना है देखो नियताएं क्या होती है। नंबर 4 नियताएं। नियताएं मानी नियताओं के समीकरण, एक ही बात है। तो यहां पर देखो x बराबर, हमने पहले जो नाभि बनाई नियताएं बनाई थी उनको हमने यहां बनाया था देखो इधर x अक्ष के, मतलब y अक्ष के अनुदिश बनाया था। अब इसको x अक्ष के अनुदिश बनाना है। देखो यहां पर एक नियता यहां पर, ठीक है। तो इस नियता को आपको लिखना है y बराबर a b बटे e और यहां लिखना है y बराबर माइनस b बटे e। मानिए नियताओं के समीकरण आपको लिखना है y बराबर प्लस माइनस b अपॉन e। ठीक, और इसके बाद में देखो अब पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट हमने दीर्घाक्ष जो लिखाया था वो है आपका दीर्घाक्ष बराबर कितना, देखो दीर्घाक्ष बराबर 2b हो जाएगा। ये देखो ये b वाला बड़ा है ना, तो दीर्घाक्ष बराबर 2b हो जाएगा और लघुअक्ष जो है वो आपका लघु अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 2a। लघुअक्ष बराबर 2a हो जाएगा। फिर नाभियों के बीच की दूरी देखो कितनी हो जाएगी, ये आपका अगला पॉइंट है, नाभियों के बीच की दूरी। नाभियों के बीच की दूरी, तो नाभियों के बीच की दूरी आपकी हो जाएगी कितनी, देखो 2BE कितनी हो जाएगी। देखो ध्यान दें, यहां से यहां तक नाभि की दूरी कितनी है, BE, और यहां नीचे है BE, तो B और B जोड़ दें तो नाभियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2BE। नियताओं के बीच की दूरी बताएं कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सातवां, यहां लिख दें नियताओं के बीच की दूरी। नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच की दूरी बराबर देखो कितनी हो जाएगी। यहां पर नियताओं के बीच की दूरी थी 2a अपॉन e, तो यहां पर लिखनी है 2b अपॉन में e। ठीक, देखो यहां से यहां तक नियता की दूरी है b अपॉन e और नीचे भी देखो b अपॉन e, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2b अपॉन e। यह नियताओं के बीच की दूरी हो जाएगी। और इसके बाद में देखो उच्च केंद्रता के लिए भी आपका सूत्र बदल जाएगा। देखो इसको अब हम रब कर देते हैं, आराम से देखो इसको नोट कर लें, बहुत जरूरी है ना। यहां पर लिख दें उत्केंद्रता के लिए देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उत्केंद्रता E बराबर हमारे पास पहले था √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, तो अब लिखेंगे आप ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, ये उत्केंद्रता निकालने का फॉर्मूला है। और यहां पर नाभिलंब की लंबाई कैसे निकालोगे, देखो नाभिलंब की लंबाई निकालोगे वो थी हमारी पहले 2b स्क्वायर अपॉन ए, अब लिखना है 2a स्क्वायर अपॉन में b। ठीक, तो बस इतने पॉइंट हम यहां पर पूरे कंप्लीट करेंगे। देखो ध्यान दें, दोनों प्रकार के हमने आपके परवलय ये दीर्घवृत्त बनाए। पहले जिसमें दीर्घाक्ष आपका x अक्ष के अनुदिश है और दूसरा ये आपका दीर्घाक्ष कहां है, y अक्ष के अनुदिश हमने इसको बनाया है। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले देखो एक दूसरे से थोड़े से बदले हुए हैं, है ना, उनको आप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। और यदि आपने ये सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए तो ये मानो क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से हल हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं लगेगी। तो मेरे ख्याल से अगर आपने ये सब कुछ समझ लिया है आराम से, तो अब एक्सरसाइज के सारे प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 के। ये हैं कुछ क्वेश्चन, 11 हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं। इनमें सब में एक ही बात पूछी गई है कि दीर्घवृत्त के हमें शीर्ष बताना है, नाभियां बतानी है, इनकी नियताएं बतानी है। मतलब इसमें देखो हम बुक से आपको पढ़ के बता दें क्या क्या हमें यहां पर ज्ञात करना है।
दीर्घ वृत्त में इसमें नाभियां पूछी गई हैं, शीर्षों के निर्देशांक पूछे गए हैं और दीर्घाक्ष और लघ्वाक्ष की लंबाइयां पूछी गई हैं, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक, इतना हमें निकालना है। चलिए देखो ध्यान दें, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 पर हम देखें तो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 16 बराबर में 1। तो सबसे पहले इसके मानक समीकरण से तुलना कर दें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से इसकी हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें मिलेगा, देखो ए स्क्वायर का मान 36, तो यहां से ए का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बी स्क्वायर का मान मिलेगा 16, तो यहां हम बी की वैल्यू कितनी निकालेंगे 4। ठीक है, अब आपको देखो यहां से सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ए का मान बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले देखो उत्केंद्रता अगर निकालें तो ई बराबर हम सूत्र लगा दें √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक, तो ई बराबर ये हो जाएगा √1 माइनस देखो बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे कितनी 16, और अपॉन में ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे कितनी देखो 36। ठीक है, तो इसको अगर हम चाहें तो 4 से अगर डिवाइड कर दें तो देखो 4 चौको 16 और 4 निम 36, 9 बार ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर देखो उत्केंद्रता ई बराबर आपका ये मिलेगा √1, देखो 9 एकम 9 में से 4 घटाएंगे तो 5/9 लिख दें सीधा सीधा, और जब वर्गमूल लें तो नीचे आपको देखो ऊपर तो √5 लिख दें, लेकिन 9 का वर्गमूल 3 आप लिख सकते हो। ठीक, तो उत्केंद्रता तो ज्ञात हो गई भाई। एक बात हमसे जो पूछी गई थी, उत्केंद्रता पूछी गई थी, तो वो तो हमने ज्ञात कर ली। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, देखो 2 बातें और इसी से सीधी सीधी हैं। देखो सबसे पहले हमें पूछा गया है कि नाभियों के निर्देशांक बताइए। क्या बताना है, नाभियों के निर्देशांक। देखो नाभियां बराबर क्या होती हैं, नाभियां होती हैं प्लस माइनस ए, 0। यही तो हमने नाभियां बताई आपको। तो बस इसमें हम यहां मान लिख देते हैं प्लस माइनस ए, और ए का मान देखो कितना है 6 लिख दें, और इंटू में ई का मान लिख दें √5, और अपॉन में देखो ए का मान कितना 6 लिख दें ना, 6 इंटू में √5 अपॉन में 3 और 0। तो ये हो गई नाभियां। देखो जिसको इससे हम 2 बार काटेंगे, प्लस माइनस 2√5 और 0। एक देखो आंसर आपका ये हो गया, नाभियां ज्ञात हो गई, प्लस माइनस 2√5, 0। ठीक है, और इसके बाद नाभियों के बाद हमें दूसरा देखो क्या प्रश्न पूछा गया है, नाभियों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक बताइए। देखो शीर्ष क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं प्लस माइनस ए, 0। हमने आपको यही तो शीर्ष बताए, तो ये इसको लिखना है प्लस माइनस ए, 0, और ए बराबर 6, तो ये हो जाएगा 6, 0। ठीक, ये आपके शीर्ष के निर्देशांक हो गए। इसके बाद देखो क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है दीर्घाक्ष और लघ्वाक्ष की लंबाइयां, तो आपको लिखना है दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष बराबर हमने आपको बताया कितना 2a होता है, और 2 इंटू ए का मान कितना है 6, तो ये आपका दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी 12 हो जाएगी। और लघ्वाक्ष की बात करें, लघ्वाक्ष बराबर कितना होता है 2b होता है, तो यहां पर देखो 2 इंटू बी का मान 4 लिख दें, 4 दूनी 8, तो ये आपका लघ्वाक्ष का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में देखो उत्केंद्रता पूछी गई है, वो हमने निकाल दी है पहले ही, और अब आपको लास्ट में क्या करना है, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब निकालना है। ठीक, तो नाभिलंब की लंबाई क्या कैसे निकालोगे, 2b² अपॉन ए, हमने आपको फॉर्मूला बताया, बस सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारे मान उसमें रख दें, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू b², देखो b² की वैल्यू कितनी है 4, तो सॉरी बी की वैल्यू है 4, तो आपको लिखना है 4 का स्क्वायर मानी 16, डायरेक्ट लिख दें, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी लिखनी है 6, ये 6 लिख दें, तो यहां इससे 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा, आपको लिखना है 16/3, ये हो गया नाभिलंब की लंबाई। ठीक, तो हमने आपको बताया कि ये देखो पहला प्रश्न जो हमने हल किया है, उसमें हमने पहले देखो ध्यान दें, हमने सबसे पहले मानक समीकरण से इसकी तुलना करके ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर ली। फिर जब हमने ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर ली, तो फिर हमने देखा कि इसमें ए का मान बड़ा है बी से, तो जब ए का मान बड़ा होता है बी से, तो उत्केंद्रता ज्ञात करने का देखो फॉर्मूला हमने लिखाया, ई बराबर √1 माइनस बी² अपॉन ए²।
अब यहां हमने ए और बी के मान रखने के बाद ये उत्केंद्रता ज्ञात कर ली। इसके बाद देखो नाभियां हमसे पूछी गई हैं, तो नाभियां हमारी जब ए का मान बड़ा होता है बी से, तो नाभियां हमने आपको लिखाई है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो यहां पर देखो प्लस माइनस ए की वैल्यू तो 6 है और ई की वैल्यू हमने अंडर रूट 5/3 लिखी, तो 3 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 रूट 5 कॉमा 0 ये नाभियां हो गई। इसके बाद शीर्ष हमसे पूछे गए हैं, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 ये शीर्ष कब होते हैं? तब होते हैं जब ए का मान बड़ा हो बी का मान छोटा हो। तो हमने आपको बताया शीर्ष होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो प्लस माइनस ए का मान 6 है तो 6 कॉमा 0 ये शीर्ष हो जाएगा। दीर्घाक्ष की लंबाई 2a होती है तो 2 गुणा 6 बराबर 12 हो जाएगा, और लघुअक्ष की लंबाई 2b होती है तो 2 गुणा 4 बराबर 8 हो जाएगा। देखो है ना, b का मान 4 रख दिया, 4 दूनी 8, 8 सीधा सीधा। और इसके बाद में हमसे नाभिलंब की लंबाई पूछी गई है, वो होती है 2b² अपॉन a, और 2 इंटू b² का मान सीधा सीधा देखो b² का मान 16 है तो हमने यहां 16 लिख दिया, अपॉन में a का मान 6 लिख दिया। ये देखो a बराबर 6 है ना, तो बस यहां से 2 या 3 बार कट गया, 16/3 ये नाभिलंब की लंबाई हो गई। तो इस तरीके से ये हमें देखो जितने आंसर पूछे गए थे वो सारे आंसर आपको मिल गए यहां पर। बस आपको दूसरा सवाल तीसरा सवाल देखो ध्यान दें, ये हमने जो पहला सवाल लगाया इसी पैटर्न पर आपको देखना है कौन सा सवाल। देखो अब आपको चौथा सवाल देखिए, नहीं चौथा नहीं, चौथा तो आपका अलग है जिसमें ए बड़ा हो बी छोटा हो। ये आपका देखो छठवां सवाल देखना है, छठवां, पहला सवाल छठवां सवाल, ये दोनों सवाल बिल्कुल एक पैटर्न के। इसमें देखो ध्यान दें, यहां पर 4 ये छोटा है 25 बड़ा है, इसमें भी देखो ये हम इसको भी देखो कहेंगे ये वाला सवाल, इसमें 16 ये बड़ा है और ये 9 छोटा है। तो पहला सवाल तीसरा सवाल और छठवां सवाल ये आपके देखो एक पैटर्न के है ना, तो इसको तो आपको एक हमने ये आपको लगा दिया, तो हमें तीसरा और ये आपका छठवां अब नहीं बताना है, आपको खुद करना है। ठीक है, अब हम बताएंगे सवाल नंबर दूसरा, ये सवाल दूसरा वाला, और ये सवाल आपका जो चौथा है, और ये आपका जो पांचवा है, नहीं पांचवा भी देखो इसी पैटर्न का है, देखें ध्यान से। देखो इसमें ए का मान बड़ा है बी का मान छोटा है, तो ये भी आपका देखो एक ही पैटर्न का है। तो पहला सवाल और ये आपका तीसरा, पहला तीसरा और ये आपका पांचवा और ये आपका छठवां, ये प्रश्न इसी पैटर्न के। ठीक, तो अब आपको वो सवाल देखने हैं जिनमें ए का मान छोटा है, जैसे सवाल नंबर दूसरा है, इसमें ए का मान छोटा है बी का मान बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है आपको। ठीक, इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां पर अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्व करना है। देखो लिखा है x² अपॉन में 4 प्लस में y² अपॉन में 25 और बराबर में 1। ठीक, यहां पर देखो हम तुलना करेंगे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 से, यहां से हमें तुलना करना है। तुलना करने पर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a² का मान 4, हम कह सकते हैं a की वैल्यू 2 हो जाएगी, और उसी प्रकार देखो हम यहां b² का मान निकालें तो b² का मान 25 मिलेगा, और यहां से b का मान हम कितना 5 निकालेंगे। ठीक है, अब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि a का मान छोटा है b का मान बड़ा है। तो अगर a का मान छोटा हो b का मान बड़ा हो, तो यहां पर सबसे पहले आपको देखो उत्केंद्रता निकालने के लिए फॉर्मूला है E बराबर √1 माइनस, देखो पहले होता है जब a बड़ा होता है तो होता है b² अपॉन a², अब होगा a² अपॉन b²। ठीक, तो यहां पर हमें लिखना है √1 माइनस a² का मान तो लिखने हैं कितना 4 अपॉन b² का मान लिख दें कितना 25। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा √ देखो 25 से कम 25 में से 4 घटाएं तो 21 बचेगा, और 21 बटे में 25 और 25 का वर्गमूल लें तो √21 और बटे में 5, ये हमारे पास निकल के आ जाएगी उत्केंद्रता। ठीक है, और अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? देखो नाभियां निकालनी है। क्या निकालना है? नाभियां। तो नाभियां बराबर हमने आपको बताया प्लस माइनस, सॉरी नाभियां होती हैं 0, प्लस माइनस BE। कब? जबकि A का मान छोटा हो B का मान बड़ा हो,
तब नाभियां हमने बताई 0, प्लस माइनस बी होती हैं। तो 0 आपका ज्यों का त्यों, कॉमा प्लस माइनस बी की वैल्यू देखो कितनी लिखोगे 5, और इनटू में ई की वैल्यू लिखोगे √21 और अपॉन में कितना 5। ये 5 से 5 आप कैंसिल कर दोगे तो आपको नाभियां मिल जाएंगी 0, प्लस माइनस √21। ठीक है, ये आपकी नाभियां हो गई भाई। क्लियर। फिर नाभियों के बाद फिर क्या पूछा है, फिर इसके बाद हमसे पूछा है शीर्षों के निर्देशांक बताइए। देखिए ध्यान दें, शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष हमने बताया कि जब ए का मान छोटा हो बी का मान बड़ा हो तो शीर्ष आपको लिखना है 0, प्लस माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 0, प्लस माइनस बी, और बी का मान देखो कितना है 5, तो आपको शीर्ष लिखना है 0, प्लस माइनस 5। शीर्ष के बाद देखो हमें लिखना है दीर्घाक्ष। तो दीर्घाक्ष बराबर होता है 2b, कितना, ये बाई अक्ष पर होता है ना दीर्घाक्ष, तो 2b दीर्घाक्ष होता है। तो 2 इंटू बी, और बी का मान लिखना है 5, तो 5 दूनी 10, ये दीर्घाक्ष 10 हो जाएगा। ठीक है, लघु अक्ष कितना हो जाएगा देखो, लघु अक्ष, और लघु अक्ष बराबर हो जाएगा 2a। तो 2 इंटू ए का मान कितना लिखना है 2, तो 2 दूनी 4, ये आपका लघु अक्ष हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद में उत्केंद्रता हमने पहले ही निकाल रखी है। अब आपको यहां लिखना है नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई, या नाभिलंब जीवा की लंबाई लिख दिया करो, जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होती है 2a² अपॉन बी। कब, जबकि ए का मान छोटा हो बी का मान बड़ा हो, तो हमारे पास नाभिलंब जीवा की लंबाई का फॉर्मूला है 2a² अपॉन बी। तो 2 इंटू a², और a² को देखो क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, मानी ये 4 लिख दें सीधा 4, और अपॉन में बी का मान कितना 5, तो ये हमारे पास 4 दूनी 8, 8/5 हो जाएगा। ठीक, नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 8/5। ठीक, तो हमने आपको बताया कि देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, ये दूसरा प्रश्न जिसमें कि ए का मान छोटा है बी का मान बड़ा है, और बिल्कुल उसी प्रकार से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें देखो ए का मान छोटा है बी का मान बड़ा है, तो आपको दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न एक ही पैटर्न से लगाना है ना। और इसके बाद में यहां देखो ये छठवां प्रश्न की बात करें तो छठवां प्रश्न में भी देखो ए का मान छोटा है बी का मान बड़ा है, तो ये भी आपको इसी पैटर्न से लगाना है ना। तो यहां पर दूसरा प्रश्न और आपका ये चौथा प्रश्न और आपका ये छठवां प्रश्न, ये आपके देखो इसी पैटर्न से लगाना है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने आपके 6 प्रश्न कंप्लीट करवा दी। ठीक, इसके बाद देखो 7वां 8वां 9वां पे बात करते हैं, इसको हम रब कर दें, और फिर इसके बाद में अब आपको देखना है प्रश्न संख्या 7वां। ठीक, इसको रब कर दें, प्रश्न संख्या 7 देखें। 7वें प्रश्न में सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिया गया है वो हमारा मानक रूप में नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको मानक रूप में बनाएंगे। देखो 7वां प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे, ये लिखा है 36 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू वाई स्क्वायर बराबर में 144। ठीक है, इसको हम मानक रूप में बनाएं तो 144 का दोनों पक्षों में भाग कर दें। यहां लिख सकते हैं 36 एक्स स्क्वायर और बटे में लिख दें 144, प्लस में 4 वाई स्क्वायर और बटे में लिख दें 144 और बराबर में 1 लिख दें। ठीक है, तो यहां से देखो 36 से इसको काटें, 36 चौको मानी 4 बार कट जाएगा, और 4 से ये आपका कट जाएगा 36 बार, तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर बटे में 4 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 36 और बराबर में 1। अब बताओ भाई, यहां पर वही प्रश्न बन गया जो अभी सवाल नंबर देखो दूसरा हमने करवाया। यहां पर बिल्कुल एक केवल ये अंक बदला हुआ है, ये 25 है और यहां पर ये 36 है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बटे 4, यहां भी ये देखो एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25, यहां है वाई स्क्वायर बटे 36 और बराबर में 1। तो इस प्रकार का जो अभी हमने आपका दूसरा प्रश्न करवाया है उसको आप इसी प्रकार से कर लें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम 8वें प्रश्न की बात करें। 8वें प्रश्न में क्या है, ये है आपका 16 एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 16 है ना। तो बिल्कुल मानक रूप में बदलने के लिए 16 का यहां भी हमें भाग देना है, तो यहां लिखेंगे 16 एक्स स्क्वायर बटे 16
प्लस 22 स्क्वायर बटे में 16 और बराबर में 1। तो यहां 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे में 1 लिख सकते हैं, प्लस 22 स्क्वायर बटे में 16 लिख दें बराबर 1। तो अब बताएं भाई, ये भी तो वही बात है। देखो यहां पर a ये आपका 1 है और b स्क्वायर का मान कितना है, 16 है। तो हम कह सकते हैं a का मान छोटा है, b का मान बड़ा है, जैसा कि इसमें था वैसे इसमें सिमिलर है ना। बिल्कुल आपको केवल थोड़ा सा एक परिवर्तन करना है, मानक रूप में बनाना है और फिर इसके बाद देखना है कि a का मान बड़ा है या b का मान बड़ा है। जो भी आपकी स्थिति हो उसी के अनुसार आपको काम करना है। यहां भी देखो ऐसे ही करना है, 36 से भाग इसमें यहां देके मानक रूप में बना लेना है और फिर इसको हल कर देना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके 9 प्रश्न हमारे यहां पर कंप्लीट होते हैं। तो अब देखते हैं आगे प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10, 11 और 12। हमने 3 सवाल एक साथ लिखे हुए हैं। यहां पर देखो हमें दिया गया है प्रश्न संख्या 10 में कि शीर्षों के निर्देशांक कितने हैं, ये हैं +-5,0, नाभियां कितनी है +-4,0। और यहां पर हमसे पूछा गया है दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करिए। ठीक है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण इन प्रतिबंधों के साथ हमें निकालना है। हर एक प्रश्न में अलग अलग प्रतिबंध दिए गए हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखो जो शीर्ष दिए गए हैं वो हैं आपके पास +-5,0। तो जब शीर्ष, ये देखो एक्स अक्ष पर शीर्ष है ना, ये +-5,0 बिंदु कहां पर आएगा, एक्स अक्ष पर आएगा। देखो अगर हम चित्र से आपको बताएं तो यहां पर इस प्रकार से दीर्घवृत्त का आपको फिगर बनाना है और यहां पर देखो ये आपका शीर्ष कहलाएगा, इसको कहेंगे हम 5,0, इसको कहेंगे -5,0। +-5,0 का मतलब सीधा सीधा एक साथ में लिख दिया गया है। ये है 5,0, ये -5,0। और यहां पर देखो ये हैं आपकी नाभियां, ये हैं 4,0 और इसको लिखेंगे -4,0। यहां हालांकि हमें लिखना नहीं है, हमने आपको जो आपका जो ये शर्तें दी गई थी उसके अनुसार ये फिगर बना के बताया कि आपको इस प्रकार का ये फिगर बनाना है। इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है, असली बात ये है। तो देखो समीकरण ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे कि ये आपका अक्ष जो है वो दीर्घाक्ष कहां पर है, एक्स अक्ष पर है। तो यहां पर देखो सबसे पहले काम करना है, शीर्ष दिए गए हैं, शीर्ष ये है +-5,0 और जब एक्स अक्ष पर ये शीर्ष होते हैं तो शीर्ष क्या लिखते हैं हम +-a,0 लिखते हैं। अगर इनकी हम तुलना कर दें तो तुलना करने से हमें देखो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। और ये हमें देखो दूसरा हमें नाभियां दी गई हैं, नाभियां ये कितनी दी गई हैं +-4,0 और नाभियां होती कितनी हैं, ये होती हैं +-a,0। यही तो नाभियां हमने बताई। जब एक्स अक्ष पर ये आपका दीर्घाक्ष एक्स अक्ष पर हो या हम ये कहें कि शीर्ष अगर एक्स अक्ष पर हो तो उसकी नाभियां क्या होती हैं +-a,0। तो ये a बराबर हमें यहां से अगर हम तुलना कर दें, तुलना से हमें देखो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिल जाएगी सीधी सीधी। अब यहां पर a का मान देखो 5 दिया गया है, वो यहां लिख दें तो यहां 5 × e बराबर में 4 लिख दें तो e का मान निकल आएगा 4/5। बोलो भाई ठीक है। अब हमें देखो उत्केंद्रता वाले फॉर्मूले में e² बराबर, या हम ऐसे कहें e बराबर √1 - b² / a²। इसमें यहां पर e का मान लिख दें 4/5 और ये अगर वर्गमूल खत्म करना है तो यहां स्क्वायर लिख दें बराबर 1 और b² का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं हम और अपॉन में a², a का मान लिख दें 5 तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो यहां से देखो b² अपॉन में ये कितना हो जाएगा, चलो एक लाइन यहां और बढ़ा दें, स्टेप बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 5 पंचे 25 बराबर में इसको लिख सकते हैं 1 - b² अपॉन में 25। 5 का स्क्वायर कितना 25। अब b² - 25 को हम एक साइड ले आए तो माइनस का है, इधर ले आएंगे b² अपॉन 25, ये प्लस का हो जाएगा बराबर में 1 - 16/25। बोलो भाई ठीक है ना। तो यहां से देखो b² अपॉन में 25 बराबर में एलसीएम आ जाएगा 25, तो ये 25 - 16 लिखेंगे कितना 9 बचेगा, 9 लिख दें और ये आपका 25 से 25 कैंसिल कर दें तो b² का मान सीधा सीधा 9 मिलेगा। देखो जब b² का मान हमें मिल गया, a² का मान देखो यहां से a का मान मिल गया तो यहां से a² का मान मिल जाएगा, तो बस a और b का मान मिल गया तो हमें दीर्घवृत्त का समझो समीकरण भी मिल गया। दीर्घवृत्त का समीकरण, जब
एक्स अक्ष पर ये नाभियां होती हैं तो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1 होता है ना। तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का मान 5 लिख दें और 5 का यहां स्क्वायर कर दें, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का डायरेक्ट मान 9 लिख दें और बराबर में 1 लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 बराबर में 1। ये हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण। बोलो भाई, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखो समझने की बात इस प्रकार भी देखो हम समझ सकते हैं, हर एक प्रश्न ना लगाएं, थोड़ा आप भी करें। देखो प्रश्न संख्या जो आपका 10 है वही प्रश्न संख्या देखो 12 है। देखो ध्यान दें, मिलान कर लें। ये यहां पर शीर्ष है 5 प्लस माइनस 5,0, यहां पर शीर्ष है प्लस माइनस 6,0, नाभियां वही है प्लस माइनस 4,0 प्लस माइनस 4,0। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप 12वें नंबर वाले को खुद करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11वां। इसको रब कर दें, इसको हम रब कर दें और प्रश्न संख्या 11वां देखें। इसमें सिमिलर सवाल हैं, हालांकि हर एक एक्सरसाइज में सिमिलर सवाल कम ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ सिमिलर हैं, सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब आपको सवाल संख्या 11वां देखो देखना है। ये है आपका शीर्ष दिया गया है 0, प्लस माइनस 13 है ना, और आपकी नाभियां जो दी गई हैं वो हैं कितनी, नाभियां दी गई हैं ये हैं 0, प्लस माइनस 5। देखो समझो, यहां पर जो शीर्ष दिए गए हैं ये शीर्ष आपका देखो बाई अक्ष पर शीर्ष है इसकी, मतलब यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं बी का मान बड़ा होगा, ए का मान छोटा होगा। तो अब यहां पर देखो शीर्ष जो दिए गए हैं, शीर्ष हैं 0, प्लस माइनस 13। इसकी तुलना करेंगे काय से, 0, प्लस माइनस बी से तुलना करेंगे, क्योंकि हमने बताया शीर्ष कहां पर है, बाई अक्ष पर है। तो 0, प्लस माइनस बी इसके शीर्ष होते हैं, इससे हमें तुलना करनी है। यहां लिख दें तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे यहां से देखो बी की वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, 13। और हम नाभियों से भी देखो इसी प्रकार तुलना कर दें। नाभियां हमें दी गई हैं कितनी, 0, प्लस माइनस 5, और ये नाभियां क्योंकि बाई अक्ष पर नाभियां होंगी तो इसको लिखेंगे 0, प्लस माइनस बीई। तुलना कर दें, बी बराबर 5 हो जाएगा। यहां लिख दें तुलना करने पर बीई बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए यहां से बी की वैल्यू हम यहां 13 लिख दें तो हमें मिल जाएगी ई की वैल्यू। देखो ई बराबर कितना, 5/13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखो बी का मान तो मिल गया, ई के मान के साथ में अब हमें जरूरत है काय की, ए के मान की। तो उत्केंद्रता वाले सूत्र में माने ई बराबर हम लिख दें कितना, 1 माइनस, ध्यान दें उत्केंद्रता का वो सूत्र लिखना है जिसमें देखो नाभियां कहां है, बाई अक्ष पर है, माने इसका अक्ष बाई अक्ष पर है। तो हमें उत्केंद्रता का सूत्र लिखना होता है ई बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये लिखना होता है ना। तो बस ई का मान हम लिखेंगे 5/13 और यहां बराबर में √1 माइनस ए स्क्वायर का तो मान हमें ज्ञात करना है, अपॉन में बी स्क्वायर, बी का मान 13 लिख रहे हैं, 13 का स्क्वायर लिख दें। ठीक है, और बस इसका हम दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा खत्म। तो यहां पर हो जाएगा 25/169 और बराबर में 1 माइनस ए स्क्वायर बटे में 13 169। अब हमें ए स्क्वायर अपॉन में 169 बराबर मिलेगा 1 माइनस का 25/169। तो ये हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे में 169 बराबर में 169 आ गया एलसीएम, हम यहां लिखेंगे 169 माइनस का 25। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए, देखो ये इसको इससे कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 169 में से 25 घटाएं 144 बचेगा। अब ए स्क्वायर का मान 144 और बी का मान 13 है, हमें दीर्घवृत्त के समीकरण में रख देना है। देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें लिखनी है, ए स्क्वायर की पूरी डायरेक्ट वैल्यू लिख दें कितनी, 144 प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मान देखो यहां से बी का मान लिख दें 13, तो आप 13 का स्क्वायर लिख दें बराबर में 1। ये आ गया आंसर एक्स स्क्वायर बटे में 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 169 बराबर में 0। देखो यहां पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ए का मान यहां पर देखो ध्यान दें, ए का मान छोटा है, बी का मान बड़ा है ना। और इसी अनुसार देखो हमने आपके प्रश्न के ये सारे मान लिखे हैं, जिसमें कि ए का मान छोटा होता है, बी का मान बड़ा होता है, मानी इसका जो दीर्घाक्ष होता है वो वाई अक्ष पर होता है ना। दीर्घाक्ष वाई अक्ष पर है और लघुवाक्ष जो है वो एक्स अक्ष पर है। तो इस प्रकार से हमने बताया कि फॉर्मूले बदल जाते हैं, तो बदलते हुए फॉर्मूले के अनुसार ही आपको क्वेश्चन लगाना होता है। ठीक, तो यहां पर हमने बताया कि प्रश्न संख्या 10 के हिसाब से आपको 12वां कवर करना है और 11वां हमने करवा ही दिया, तो अब आपके प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां और 14वां, दो प्रश्न यहां लिखे हैं। दोनों प्रश्नों में एक सिमिलर तरीका के प्रश्न हैं। दोनों प्रश्नों में हमसे पूछा गया है दीर्घवृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न संख्या 13वां यहां लिखा है, 13वें प्रश्न में लिखा है दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु ±3,0 और लघु अक्ष के अंत बिंदु 0, ±2 हैं। हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो समझो, यहां दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु को हम कह सकते हैं, देखो अगर फिगर से देखें तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो इस तरीके से ये आपका कोई दीर्घवृत्त है और इसका जो अक्ष है ये जो एक्स अक्ष पर है, देखो ये बिंदु एक्स अक्ष पर कहा जाएगा कितना +3,0 और ये आपका कहा जाएगा -3,0। इसका मतलब ये है कि ये दीर्घाक्ष के जो सिरे हैं वो हैं, दीर्घाक्ष के अंत बिंदु हैं वो हैं 3,0 -3,0। ठीक, तो इसको क्या लिखते हैं +-a,0। आपको लिखना है +-a,0 बराबर हमें दिया गया है +-3,0। तो यहां से अगर हम तुलना कर दें तो तुलना करने से हमें मिल जाएगा a का मान कितना 3। ठीक है, और इसी प्रकार लघु अक्ष देखो ये है, ये इसके एक सिरे की निर्देशांक 0,2 हैं और इधर हैं 0,-2। तो यहां पर हम 0, देखो ध्यान दें 0, कितना है +-2 है ना। तो हमें लिखना है 0, +-b से इसकी तुलना करनी है। कैसे 0, +-2 से तुलना करनी है। तुलना करने से हमें मिल जाएगा b का मान, b का मान कितना मिल जाएगा 2, a का मान है 3 और b का मान है 2। अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। ठीक है, तो यहां x² अपॉन a² का मान देखो, a का मान 3 लिख दें, 3 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन b², b का मान लिख दें 2 और 2 का स्क्वायर बराबर में 1 लिख दें, और हमें मिल जाएगा दीर्घवृत्त का असली रूप हो जाएगा x² बटे 9 प्लस में y² बटे में 4 बराबर में 1। ये दीर्घवृत्त का आंसर आ गया। ठीक, दीर्घवृत्त का समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, और इस दीर्घवृत्त के जो आपका ये दीर्घाक्ष है उसके अंत बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 3,0 -3,0 और लघु अक्ष है इसके अंत बिंदु के निर्देशांक हैं 0,2 और -0,-2। ठीक है, हम सीधा सीधा ऐसे याद कर सकते हैं। देखो यहां से यहां तक ये a दूरी कहलाती है और a बराबर कितनी हो जाएगी 3, तो ये a बराबर 3 है। और यहां से देखो ये आपकी दूरी b कहलाती है, तो b बराबर यहां 2 है, a बराबर यहां 3 है। तो बस a और b के मान यहां रखने हैं, सीधा सीधा आंसर। ठीक है ना। अब यहां पर आ जाओ सवाल नंबर 14वां में, इसको रब कर लें और सवाल नंबर 14वां देखें। इसमें देखो y अक्ष पर इसका देखो ये दीर्घाक्ष कहां पर है, ये y अक्ष पर है 0, ±√5 और लघु अक्ष है वो है x अक्ष पर, इसको लिखना है +-1,0। तो इसका हम अगर फिगर से इसको भी समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं। देखो ये इस तरीके से इसको हम बनाएंगे, इस तरीके से ये आपका दीर्घाक्ष, माने हमें y अक्ष पर इसका दीर्घाक्ष बनाना है इस तरीके से। ठीक है, और ये दीर्घाक्ष है, इसको लिखेंगे 0, प्लस माइनस प्लस लिख दें यहां पर 0, कितना लिख दें √5।
और नीचे की साइड में यहां लिख दें कितना 0 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, हम कह सकते हैं। और यहां से यहां तक ये देखो लघु अक्ष है, इसको लिखेंगे 1,0, इसको लिखेंगे -1,0। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक देखो a बराबर हो जाएगा 1 और यहां से यहां तक ये b है, b बराबर √5 हो जाएगा। हमें यहां लिखना है दीर्घवृत्त का समीकरण। देखो ध्यान दें, फिगर से ही समझें, और यदि आपको वैसे समझना है देखो तो ऐसे समझ लें कि दीर्घवृत्त के अंत बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं कितने 0, ± अंडर रूट 5 और इसको लिखना है 0, ±b, है ना। तो यहां से अगर हम तुलना कर दें तो तुलना करने से देखो b का मान मिल जाएगा, b बराबर अंडर रूट 5 मिल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार देखो ये लघु अक्ष जो है इसके अंत बिंदु के निर्देशांक हैं कितने ±1,0 ±1,0 और ये बराबर होता है कितना a,0 ±a,0। तुलना कर दें तो तुलना करने से यहां से a का मान मिल जाएगा, a बराबर 1 मिल जाएगा। तो a और b के मान हम दीर्घवृत्त के समीकरण में रख दें। दीर्घवृत्त का समीकरण, तो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है कितना x² अपॉन a², a का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस y² अपॉन b², b का मान है √5 और इसका स्क्वायर लिख दें बराबर में 1। बस आंसर आ जाएगा x² अपॉन 1 प्लस y² अपॉन में 5 हो जाएगा बराबर में 1। ये हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, तो यहां पर देखो a का मान छोटा है, b का मान बड़ा है ना, a ये छोटा है, b ये बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहां लिखा है दीर्घ अक्ष की लंबाई 16 है और नाभियां हैं देखो ±5,0 और हमसे पूछा है दीर्घवृत्त का समीकरण। तो देखो जब नाभियों की बात करें तो नाभियां यहां पर ±5,0 है, मानी नाभियां कहां पर है एक्स अक्ष पर है। तो अगर एक्स अक्ष पर नाभियां होती हैं तो निश्चित रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि a का मान बड़ा और b का मान छोटा। इस टाइप का आपका ये कोई दीर्घवृत्त है। देखो ध्यान दें, प्रश्न संख्या है ये 15 और इसको पहले सॉल्व कर लें। देखो दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी है, हमने चूंकि बताया कि अक्ष ये आपकी नाभियां हैं कहां पर एक्स अक्ष पर है, तो दीर्घाक्ष आपका 2a कहलाएगा। कितना दीर्घ अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, दीर्घाक्ष बराबर हो जाएगा 2a और 2a बराबर हमें दिया है कितना 16। तो यहां से अगर हम a की बात करें तो a बराबर तो 8 निकल आएगा। और इसके बाद में देखो यहां पर नाभियां दी गई हैं, ये नाभियां दी गई हैं, ये होती कितनी है ±ae,0 होती हैं और ये बराबर हमें दी गई हैं ±5,0। अगर हम यहां से तुलना कर दें तो ae की वैल्यू निकल आएगी, तुलना से ae बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब a का मान 8 रख दें यहां पर तो 8 इंटू e बराबर 5 हो जाएगा। तो e बराबर कितना हो जाएगा 5/8। a का मान हमें पता है, यदि b का मान और पता चल जाए तो दीर्घवृत्त का समीकरण बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो उत्केंद्रता वाले फॉर्मूले से देखो e बराबर होता है √1 - b² अपॉन a²। ठीक, क्योंकि नाभियां एक्स अक्ष पर हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं a का मान बड़ा है, b का मान छोटा है। तो दीर्घवृत्त के जो उत्केंद्रता होती है वो इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, e बराबर √1 - b² अपॉन a²। तो देखो e की वैल्यू लिखेंगे 5/8 बराबर में √1 - b² हमें ज्ञात करना है और अपॉन में a का मान लिख दें 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये देखो कितना हो जाएगा 5/8 बराबर में, या इसको ऐसे कर दें स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों का, तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर और बराबर में 1 - b² और बटे में कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो देखो माइनस का b² बटे 64 अगर इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा b² बटे में 64 बराबर में 1, और इसको हम उधर ले जाएं तो माइनस का 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर यहां पर 64, 25/64। तो इसको हल करेंगे b² बटे में 64 बराबर में देखो 64 एलसीएम आ जाएगा, इसको लिखेंगे 64 माइनस का 25। ठीक है, ये 64 से 64 ये कैंसिल हो जाएगा, तो b² का मान निकल आएगा 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा
और ये 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, 39 बी स्क्वायर का मान आ गया। अब देखो हमें ए का मान मिल गया और बी का मान मिल गया, तो अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। यहां लिख दें दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या लिखना होता है आपको? वही मानक रूप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1 लिखना है। ए और बी के मान लिख दें, देखो एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और ए का मान तो 8 लिखना है, यहां लिख दें 8 का स्क्वायर बराबर प्लस का निशान लगाएं, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी का मान बी स्क्वायर पूरा लिख दें, कितना 39। ठीक है, और बराबर में 1। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64 कर दें, मानी एक्स स्क्वायर और अपॉन में लिख दें 64 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में कितना लिख दें 39 और बराबर में 1। ये आपका दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका ये है आपका सवाल नंबर 16। लेकिन 16 में थोड़ी सी बदलाव इस बात की है कि नाभियां यहां पर कहां है? वाई अक्ष पर है, तो इसका मतलब इसका अक्ष दीर्घाक्ष कहां बनाना है? वाई अक्ष पर बनाना है। ठीक है, तो इसको हम रब कर दें, इसको रब कर दें, और अब देखना है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16वां प्रश्न का हम हल कैसे करेंगे? देखो ध्यान दें, दीर्घाक्ष की लंबाई, चूंकि हमने बताया दीर्घाक्ष कहां पर है? वाई अक्ष पर है, तो आपको लिखना है, देखो दीर्घ अक्ष बराबर में दिया है 16, और दीर्घाक्ष है कहां पर? हमने बताया वाई अक्ष पर है, तो आपको लिखना है इसका मान 2b बराबर 16। यहां से b का मान निकालो तो कितना 8 निकल के आएगा। और इसके बाद नाभियां, देखो यहां लिख दें नाभियां भी वाई अक्ष पर हैं, तो नाभियां दी गई हैं, देखो नाभियां 0, प्लस माइनस 6 दी गई हैं। इसकी हम देखो वाई अक्ष पर जब नाभियां होती हैं तो लिखते हैं 0, प्लस माइनस बीई, और इसकी अगर हम तुलना कर दें तो तुलना से हमें देखो मिल जाएगा बीई का मान कितना 6 मिल जाएगा। अब बी का मान यहां पर रख दें तो ई का मान मिल जाएगा 8 इंटू ई बराबर में कितना लिखेंगे 6, और ई बराबर यहां मिलेगा 6/8, या हम कहें 3/4। ठीक, अब ई का मान मिल गया और बी का मान तो पहले हमने निकाल ही लिया है। अब इसकी मदद से हम निकालेंगे ए का मान, तो फॉर्मूला लगाएंगे ई बराबर √1 माइनस, देखो ध्यान दें यहां पर हमने बताया नाभियां अगर वाई अक्ष पर हैं तो इसका मतलब ए हमें छोटा मिलेगा, बी का मान बड़ा मिलेगा। आपको लिखना है ई बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखते हैं। ई का मान लिखना है कितना 3/4, और यहां अगर स्क्वायर खत्म, वर्गमूल खत्म करना चाहें तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें, मान स्क्वायर दोनों पक्षों का कर दें, और ये आपका वर्गमूल खत्म हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, और अपॉन में बी का मान 8 लिख दें, यहां 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो ए स्क्वायर बटे में 64 हो जाएगा, इधर ले आए ए स्क्वायर बटे में 64, ये प्लस का हो जाएगा, बराबर में 1 माइनस यहां 3 त्रिका 9 बटे में 16, 9 बटे में क्या लिख दें 16, तो ए स्क्वायर बटे में 64 बराबर हो जाएगा 16 एकम 16 में से 9 घटाएं तो 7 बटे में 16 लिख दें। 16 ऊपर, ये 64 ऊपर पहुंच जाएगा, ए स्क्वायर का मान निकल आएगा 7 गुणे में 64 और बटे में क्या लिखेंगे 16। ठीक है, 16 चौको 64 होता है, 4 बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान देखो 7 चौको 28 निकल आएगा। ए स्क्वायर का मान 28 है, बी का मान 8 है। अब हम यहां लिखते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? दीर्घवृत्त का समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर में 1, है ना। बस ए और बी के मान लिख दें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का पूरा मान 28 लिख दें आप, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी का मान लिख दें 8 और 8 का स्क्वायर लिख दें बराबर में 1। तो आंसर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर बटे में 28 प्लस में वाई स्क्वायर बटे में 8 का स्क्वायर 64 बराबर में 1। ये हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, इसमें देखो यहां पर हमने आपको जैसा कि बताया कि इसकी नाभियां कहां है? वाई अक्ष पर है, तो हम कह सकते हैं कि ए का मान छोटा होगा, बी का मान बड़ा होगा। यहां देखो ए का मान छोटा निकला है, बी का मान बड़ा निकला है ना। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, और इसी के साथ साथ बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न एक 17वां लिखा हुआ है, उसको भी देख लें।
इसमें यहां पर देखो नाभियां दी गई हैं +-3, 0 और नाभियों को देखकर हम कह सकते हैं कि इसका जो दीर्घाक्ष है वो कहां पर है, एक्स अक्ष पर है ना। तो हमें लिखना है देखो 17वां प्रश्न का हल। ये हैं देखो नाभियां कितनी है +-3, 0 और इसकी हमें अगर तुलना करनी है कैसे +-a, सॉरी a, 0 से। नाभियां होती हैं, जब नाभियां एक्स अक्ष पर होती हैं तो नाभियों को क्या लिखा जाता है +-a, 0। तो यहां से हम तुलना कर दें, तुलना करने से देखो क्या मिलेगा, ए का मान मिल जाएगा 3। ठीक है, इस पर हम यहां पर ये एक बात हमने जो निकाली इस पर एक नंबर डाल देते हैं और यहां पर हमें दिया गया है ए बराबर, देखो कितना दिया गया है, ए बराबर 4। तो यहां पर ए बराबर 4 रख दें तो समीकरण 1 में रखने पर ऐसा रख दें, ए बराबर 4 समीकरण 1 में रख दें तो ये देखो हो जाएगा 4 इंटू ई बराबर में 3, तो ई का मान हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब ई का मान हमें मिल गया, ए का मान हमें प्रश्न में दिया गया है और इसकी दोनों की मदद से हम बी का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि अभी हम प्रश्नों में करते रहे वैसे ही करेंगे बिल्कुल। ई बराबर देखो लिखेंगे √1 - b² अपॉन में a²। ठीक है, देखो हमने इसको फॉर्मूले को क्यों लगाया, इसलिए क्योंकि नाभियां कहां पर हैं, देखो ये नाभियां एक्स अक्ष पर हैं। जब नाभियां एक्स अक्ष पर होती हैं तो उत्केंद्रता का सूत्र होता है ई बराबर √1 - b² अपॉन a²। और यदि ये नाभियां वाई अक्ष पर होती तो उत्केंद्रता निकालने का सूत्र हो जाता ई बराबर √1 - a² अपॉन b², उल्टा हो जाता है ना। अब ई का मान हम लिखेंगे यहां पर कितना, 3/4 और बराबर का निशान लगाएं, √1 - b² का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं और अपॉन में a² का मान, ए का मान लिख दें कितना, 4 और 4 का स्क्वायर। ठीक, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, यहां लिख दें, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16 बराबर, यहां पर वर्गमूल का निशान खत्म हो जाएगा तो 1 - b²/16 हो जाएगा, है ना। अब इधर ले आए, देखो पक्षांतर कर दें, b²/16 को राइट हैंड साइड पे ले आए बराबर में 1 माइनस ये हो जाएगा 9/16, तो b²/16 बराबर में 16 एकम 16 और इसमें से 9 घटाएं तो बचेगा कितना, 7, 7/16, ये 16 से 16 कैंसिल कर दें तो b² का मान 7 हो जाएगा। तो देखो b² का मान हमें मिल गया और a² का मान देखो यहां से मिल जाएगा, क्योंकि a बराबर प्रश्न में 4 दिया गया है। हम यहां दीर्घवृत्त का समीकरण लिख लें, देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या लिखेंगे, दीर्घवृत्त का समीकरण x², यहां शायद दिखाई ना दे रहा हो आपको तो हम यहां से इसको रब कर देते हैं और यहां कहीं लिख देते हैं, देखो बहुत जगह पड़ी है, यहां लिख दें दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या लिख दें, दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपॉन a² प्लस में y² अपॉन में b² बराबर में 1। तो ये x² अपॉन a² और a² का मान देखो यहां से a का मान हम 4 लिखेंगे और 4 का लिख दें स्क्वायर प्लस y² अपॉन b² और b² का मान सीधा सीधा 7 लिख दें, है ना। तो b² का मान 7 लिख दें बराबर में 1। ये हो जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण, x²/4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस y²/7 लिखेंगे बराबर में 1। यहां देखो ध्यान दें, a का मान बड़ा है, b का मान छोटा है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका अक्ष जो है दीर्घाक्ष कहां पर है, x अक्ष पर, है ना। इसीलिए नाभियां भी देखो x अक्ष पर दी गई है ना, नाभियां x अक्ष पर। क्लियर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 17 तक कंप्लीट हो गया, है ना, 17वां कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है छोटे छोटे और प्रश्न है दो, 18वां सवाल देख ले। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। ये दिया गया है b बराबर 3 और c बराबर 4। ये देखो c को एक नया बिंदु है, अब तक आपने अभी नहीं पढ़ा है, हम बताएंगे। c बराबर 4 दिया गया है और केंद्र मूल बिंदु पर है और इसकी नाभियां x अक्ष पर हैं। अगर नाभियां x अक्ष पर होती हैं तो यहां पर देखो हमें यहां प्रश्न संख्या 18 का हल देना है। चूंकि नाभियां x अक्ष पर हैं, नाभियां x अक्ष पर हैं, x अक्ष पर हैं, अतः
दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा, दीर्घवृत्त का समीकरण देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता ही है। और इसमें देखो बी का मान तो प्रश्न में दिया गया है और सी का मान देखो बी बराबर तो 3 दिया गया है और सी बराबर यहां 4 दिया गया है। सी होता क्या है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर 4 इकाई की दूरी पर ये सी बिंदु, सी दूरी है जो कि 4 है। और यहां पर अगर हमें ए के मान की जरूरत पड़ेगी तो ए का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमें इसमें बनाना होता है। क्योंकि अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप केवल फॉर्मूला याद रख लें। सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहां से देखो सी की वैल्यू हम 4 रखेंगे और इसका स्क्वायर लिख दें बराबर में, और ए स्क्वायर का मान हम ज्ञात करना चाह रहे माइनस बी की वैल्यू 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। तो यहां देखो 9 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 इधर ले आए तो इसमें जुड़ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 9 बराबर में ए स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर का मान कितना, 25। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर का मान पता हो गया, बी का मान 3 है। हम दीर्घवृत्त का समीकरण ये देखो हमें पता है, उसमें मान लिख दें। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पूरा 25 लिखोगे, ए स्क्वायर का मान 25 देखो दिया गया है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी का मान हम 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर लिख दें बराबर में 1। तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 9 बराबर में 1। ये हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, छोटा सा प्रश्न था, कोई खास नहीं। और इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 19 और 20 पर विचार करें। देखो दोनों प्रश्न एक जैसे ही लगभग हैं, इसको रब कर देते हैं। और अब आपको समझना है प्रश्न संख्या देखो 19 क्या है, उस पर थोड़ा ध्यान दें। 19वां सवाल है, देखो केंद्र दिया है 0,0 और इसका दीर्घाक्ष कहां पर है, वाई अक्ष पर है। हम कह सकते हैं कि दीर्घाक्ष अगर वाई अक्ष पर है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाभियां भी कहां पर होंगी, वाई अक्ष पर ही होंगी। और बिंदु 3,2 और 1,6 से ये आपका दीर्घवृत्त जा रहा है। देखो ध्यान दें, हमने लिखना है प्रश्न संख्या 19 का हल। यहां लिख दें, माना दीर्घवृत्त का समीकरण। देखो दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर में 1। जबकि यहां पर देखो चूंकि दीर्घ अक्ष कहां पर है, वाई अक्ष पर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां लिख दें, चूंकि दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, दीर्घ अक्ष कहां पर है, वाई अक्ष पर है, अतः ए का मान छोटा होगा बी से। ठीक, अब देखिए यहां ये दीर्घवृत्त कहां से जा रहा है, 3,2 से जा रहा है और 1,6 से भी जाता है। इन दोनों बिंदुओं से ये दीर्घवृत्त जा रहा है, अतः इसको संतुष्ट करेगा। यहां लिख दें, चूंकि यह है दीर्घवृत्त बिंदु 3,2 से जाता है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। देखो संतुष्ट कराने का मतलब x का मान 3 लिखें और y का मान 2 लिख दें। तो यहां पर x का मान जब 3 लिखोगे तो 3 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y का मान 2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर लिख दें बराबर में 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा, 9 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में 4 अपॉन में b स्क्वायर और बराबर में क्या, 1। इस पर एक नंबर डाल दें। ठीक है, इसी के साथ देखो दूसरा हमें एक बिंदु और दिया है 1,6 और ये दीर्घवृत्त 1,6 से भी जाता है, तथा यह है दीर्घवृत्त बिंदु 1,6 से भी जाता है, अतः इसे भी संतुष्ट करेगा। तो देखो जब संतुष्ट कराओगे तो कैसे, x का मान 1 और y का मान 6 यहां लिख दें। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस y का मान लिख दें 6, तो 6 का स्क्वायर लिख दें 36 बटे में b स्क्वायर बराबर में 1। इस पर हम इक्वेशन नंबर डाल दें सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन हल करेंगे, ए बी के मान निकालेंगे और ए बी के मान यहां लिख देंगे, दीर्घवृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, थोड़ा हिंट कर दें। देखो यहां पर 1 बटे ए स्क्वायर है और यहां पर आपको ऊपर वाली इक्वेशन इसमें 9 बटे ए स्क्वायर है। तो यहां चाहें तो हम 9 का गुणा इसमें कर दें,
तो ये a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा घटाने पे। या फिर एक काम करें, यहां देखो b का मान अगर हम बराबर करना चाहें तो ये है 36 बटे बी स्क्वायर, ये है 4 बटे बी स्क्वायर, इसमें 9 का गुणा कर दें तो 9 चौको 36 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में अगर हम 9 का गुणा कर दें, देखो करके यहां लिख देते हैं, यहां लिख दें समीकरण 1 में 9 का गुणा करने पर, ठीक, तो 9 का गुणा हम करेंगे, 9 में 81 हो जाएगा ये, और बटे में a स्क्वायर। यहां 9 का गुणा करें तो 9 चौको 36 बटे में बी स्क्वायर, और बराबर में 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 एकम ये 9 बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन इसके साथ में लिख दें तो 1 बटे a स्क्वायर प्लस में 36 बटे बी स्क्वायर, और बराबर में कितना 1 लिख दें, और यहां घटा दें, क्या कर दें, घटाने पर घटाएं तो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का ये देखो कैंसिल हो जाएगा, और ये 80 में से 1 घट जाए, सॉरी 81 में से 1 घट जाएगा तो 80 बटे में a स्क्वायर, बराबर में ये देखो 9 में से 1 घट जाएगा, 8 बचेगा, तो 8 दाई 80, 10 बार कट जाएगा, और a स्क्वायर का मान सीधा सीधा 10 हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर का मान 10 अगर आप यहां लिख दें तो b स्क्वायर का मान हो जाएगा, तो यहां लिख दें a स्क्वायर का मान समीकरण 2 में लिखने पर, 2 में रखने पर, तो यहां 2 में लिख दें, देखो 1 बटे में a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान 10 लिख दें, प्लस 36 बटे बी स्क्वायर, 36 बटे में बी स्क्वायर, और बराबर में 1, तो ये हमारे पास 1 बटे 10 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36 बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 ऋण 1 बटे 10, तो ये हो जाएगा देखो 9 बटे 10, ठीक है। तो देखो 9 एकम 9, 9 चौको 36, 4 बार कट जाएगा, तो ये 4 दाई 40, मानी बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 40। अब a स्क्वायर का मान और b स्क्वायर का मान दोनों निकल आए, तो यहां दीर्घवृत्त का समीकरण लिख दें, दीर्घवृत्त का समीकरण ये आपका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें यहां एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान लिखेंगे 10 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान लिखेंगे 40 और बराबर में 1। ये आपका बन गया दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है। और बस इसी के आधार पर आपको देखो ये वाला प्रश्न स्वयं करना है। अब आपको क्या करना है, यहां पर दीर्घाक्ष ये एक्स अक्ष पर है ना दीर्घाक्ष, तो ए का मान बड़ा निकलेगा, बी का मान छोटा निकलेगा, प्रोसेस सब वही होगी, ठीक है। तो इसको आप स्वयं खुद कर लें। तो इस तरीके से हमने ये 20 प्रश्न, इस एक्सरसाइज के 20 प्रश्न थे टोटल, और टोटल हमने 20 प्रश्न आपके हल। अगर इन प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगली वाली एक्सरसाइज जो आगे कल आएगी वो आपकी अत परवलय की एक्सरसाइज होगी। उसके सारे फॉर्मूले, उसके सारे डेफिनेशन और फॉर्मूले सारे हम उसी वीडियो में आपको कंप्लीट करवाएंगे। एक्सरसाइज के पूरे प्रश्न भी वहां पर हल करवाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे